नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। यहां सीएम धामी की पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात होगी। वोटिंग के बाद बीजेपी में चल रही बयानबाजियों से सियासत गर्म है और इसे लेकर आला कमान बहुत ज्यादा चिंतित बताया जा रहा है। सूत्र कह रहे हैं कि पार्टी संगठन में बदलाव हो सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और हालात की जानकारी भी दी थी और इसके बाद आज सीएम धामी भी दिल्ली वो पहुंचे हैं। चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी में मुलाकातों का दौर जारी है और देहरादून से दिल्ली तक सिर्फ चर्चाएं नहीं बल्कि नेताओं की खेमेबंदी और लॉबिंग भी खुलकर नजर आ रही है। सरकार बनने या नहीं बनने की सूरत में बड़े बदलावों को इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। बीजेपी में वोटिंग के बाद भीतरघात के आरोपों को लेकर मचा बवाल। प्रदेश अध्यक्ष पर आरोपों की बौछार और सीएम प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सभी पूर्व सीएम को एक एक कर दिल्ली बुलाए जाना सियासी रूप से घटनाएं कई संकेत दे रही हैं। बीजेपी नेता भले इसे वोटिंग के बाद की समीक्षा बता रहे हों, लेकिन असली जड़ में सत्ता में वापसी और सत्ता से बाहर होने की हालत में बदलने वाले पार्टी के अंदरूनी समीकरण बड़ी वजह है और इनमें एक है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। तमाम तरह की जो मतदान के बाद जो समीक्षा होती है, जो हम लोग सदैव करते हैं, उन्हीं सारे विषयों पर बातचीत होती है। केंद्रीय नेतृत्व फीडबैक लेता है। कुछ सीटें अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे फंसी हुई हैं। मुझे लगता है कि कुछ दिन में और स्थिति क्लियर होगी, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। चर्चा है कि बीजेपी सरकार बनने और नहीं बनने दोनों ही सूरत में प्रदेश संगठन में बदलाव हो सकता है। सरकार बनी तो मदन कौशिक का मंत्री बनना तय है और अगर सरकार नहीं बनी तो भी पार्टी संविधान के मुताबिक 2023 में संगठन के चुनाव होने। ऐसे में अगला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी में इसको लेकर हो रही लॉबिंग चर्चाओं में है। और एक दो नहीं, अचानक एक के बाद एक 4 विधायक जो चुनाव लड़ने उन्होंने पहले उन्होंने कहा, उसको अब और दूसरे लोग भी कहने लगे हैं कि साहब पार्टी में टांग खिंचाई हुई है और पार्टी के लोगों ने सीधे सीधे मदन कौशिक का नाम है जो कि पार्टी अध्यक्ष है। तो मदन कौशिक बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे अब इस सीट पर। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है कि हमें नया चेहरा ढूंढना चाहिए। तो उसके लिए भी रायशुमारी हो रही होगी। पूछ रहे होंगे भाई अगर हम अध्यक्ष उसको बना, आगे कोई टांग खिंचाई नहीं करनी है तो सबकी सहमति से कुछ किया जाए कि एक ऐसा चेहरा आगे के लिए उत्तराखंड में तैयार किया जाए कि जो संभाल सके पार्टी को। सूत्रों की माने तो बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व भी पार्टी संगठन की परफॉर्मेंस से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। उसके आगे अब 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा टारगेट है। सरकार बनी तो ठीक, वरना पूरा दारोमदार पार्टी संगठन पर ही होगा। तो ऐसे में संगठन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व कोई ढील नहीं बरतना चाहता। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सुनील नवप्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील से बात करते हैं। सुनील, इसके पीछे क्या माना जाए? कोई डर है? अगर सत्ता में वापसी नहीं होती है तो हर कोई अपने लिए एक सेफ स्पेस ढूंढ रहा है अभी से, और इसलिए अब आप नाराजगी दिखा रहे हैं जब वोटिंग हो गई है तब? बिल्कुल जीनत, ये सेफ स्पेस ढूंढने की कोशिश है और आप देखेंगे कि 14 फरवरी जब मतदान हुआ उसके लगातार बाद से बीजेपी के नेताओं का दिल्ली दौरा और उत्तराखंड में भी आपस में जो मुलाकातों का दौर है वो लगातार जारी है। 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सबसे पहले दिल्ली गए थे। उन्होंने केंद्रीय नेताओं से, आला नेताओं से, संगठन के नेताओं से वहाँ पर बातचीत की थी और उसके बाद लगातार बीजेपी के जो अन्य सीनियर लीडर हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हो, त्रिवेंद्र रावत हो, तीरथ सिंह रावत हो या खुद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो, सभी लोग दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। केंद्रीय नेताओं से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं और ये मुख्यमंत्री का दूसरा दौरा है जो मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत कर सकते हैं, इसके अलावा केंद्रीय नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। जो खबर अभी आपने देखी, त्रिवेंद्र रावत से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि मतदान के बाद, चूंकि इस बार जो वोटर्स हैं उन्होंने खुलकर अपनी बात नहीं कही, वोटर्स खुलकर आगे नहीं आया, लेकिन उनका ये मानना है कि मतदान के बाद धीरे धीरे स्थितियाँ साफ होती हैं और क्या
क्या परिस्थिति बनने वाली है 10 मार्च के बाद, इसको लेकर मंथन हो रहा है केंद्रीय नेताओं से। लेकिन दूसरी ओर अगर हम प्रदेश संगठन उत्तराखंड बीजेपी को देखें तो जिस तरह से लगातार अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक सीटों पर एक के बाद एक नेता भीतरघात के आरोप लगा रहे हैं, उससे बीजेपी के अंदर की जो कलह है, जो अंतर्द्वंद है, वो खुलकर सामने आ रहा है। और इसको लेकर भी ये चर्चाएं हैं और ये माना जा रहा है कि केंद्रीय नेता उत्तराखंड पर पूरी नजर रखे हुए हैं और जो नेताओं के आपसी मतभेद है, जो अंतर्विरोध खुलकर सामने आ रहा है, उसको भी कहीं मैनेज करने की एक पूरी कवायद बीजेपी के अंदर चल रही है। बिल्कुल, और कितना मैनेज कर पाते हैं उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन हर कोई अपने लिए एक सुरक्षित जगह जरूर तलाश रहा है, नतीजे जो भी रहे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दुनिया भर के शिव भक्तों के लिए बड़ी खबर। मंगलवार को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख घोषित हो गई। इस साल 6 मई को सुबह 6:25 पर बाबा केदारनाथ के कपाट भक्तों के लिए खोले जाएंगे। बाबा केदार की उत्सव डोली 2 मई को अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर केदार धाम के लिए रवाना होगी। 3 को बाबा की उत्सव डोली जो है फाटा में, और 4 मई को गौरीकुंड और 5 मई को डोली केदारनाथ में रात्रि प्रवास के लिए पहुंचेगी। और 6 तारीख को सुबह 6:25 में परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जी के करकमल द्वारा वो दरवाजा खुल जाएगा। तब से दिवाली तक सभी देशवासियों को नहीं, विश्व के सभी सद्भक्तों को वो दरवाजा खुला रहेगा। और वहाँ पर भीड़ तो होगी, क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से उस पर कंट्रोल था दर्शन के लिए, लेकिन इस साल अभी कंट्रोल की बात तो है ही नहीं। मंगलवार को खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से मुलाकात की और यूक्रेन में फंसे बच्चों को सकुशल वापस लाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि जो छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार विदेश मंत्रालय से संपर्क बनाए हुए है। नहीं, हमारा सबका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे सभी बच्चे सकुशल वापस आ जाएं। उसके लिए हम लगातार विदेश मंत्रालय के और भारत सरकार के संपर्क में हैं। हमारा दिल्ली का स्थानीय आयुक्त कार्यालय भी काम कर रहा है, हमारे नोडल अधिकारी भी काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहां पर सभी मंत्रियों की अभी अलग अलग ड्यूटियां मतलब निर्धारित की हैं, सभी के दायित्व निर्धारित किए हैं, जो वहां से जाकर सब बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं। और हमारे इस क्षेत्र के भी, पूरे उत्तराखंड के भी जितने भी बच्चे वहां पर हैं, हम लगातार कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी वो सीमावर्ती जो उनके आसपास के जो अन्य देशों के जो बॉर्डर पड़ते हैं उन बॉर्डरों पर आ जाएं और वहां से उनकी सब व्यवस्थाएं लिफ्टिंग की हो रही हैं। यूक्रेन की सुमी यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कर रही कई छात्राएं इस समय वहां फंसी हुई हैं। छात्राओं ने एक वीडियो जारी कर सरकार से मदद मांगी है, जिसमें उनका कहना है कि उन्हें कभी भी बंकरों में भेजा जा सकता है, जहां लाइट के साथ साथ खाने पीने की भी दिक्कत है। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिल सकी है। हम सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर में रहते हैं, जिसका नाम सुमी है, सुमी ओब्लास्ट है। यहाँ तक गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं पहुँच पा रही है। हम रात दिन परेशान होके बैठे हुए हैं कि कब हमको बंकर में भेज दिया जाए। बंकर में इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, वहाँ पे कीचड़ हो रखी है, वेंटिलेशन की दिक्कत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए हैं, मोर देन 400 स्टूडेंट्स हैं हम यहाँ पे। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। एम्बेसी सिर्फ ये बोल रही है कि स्टे काम, स्टे देयर वेयर यू आर, बट यहाँ पे कांस्टेंट एयर शेयरिंग हो रही है। नैनीताल की प्रेरणा बिष्ट यूक्रेन से सकुशल लौट आई। यूक्रेन के इवानो शहर से घर लौटी प्रेरणा के घर में सुकून है और परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। प्रेरणा के साथ नैनीताल की उर्वशी जंतवाल भी भारत लौट आई हैं, जो अभी दिल्ली में है। यूक्रेन से नैनीताल लौटने के बाद प्रेरणा और उनके परिवार ने सरकार का धन्यवाद किया है। हमारा बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस रहा और हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं था कि नेक्स्ट मोमेंट हमारे साथ क्या हो जाएगा, और हम बहुत डरे हुए थे। हमारे घर से रोज़ कॉल्स आती रहती थी कि तुम लोग कैसे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत कन्फ्यूजन थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें कि हमारे साथ क्या होगा। बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। जो हम रात रात भर टेंशन में रहते थे, टीवी के आगे बैठे रहते थे कि अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कहाँ पे बम गिर रहा है, हमारा बच्चा सेफ है नहीं है, और टाइम टाइम पे उसको मोबाइल से कांटेक्ट करते रहते थे कि बेटा तुम ठीक हो, अभी क्या कर रहे हो, तुमने खाया नहीं खाया। तो उससे मतलब अभी हमें बहुत राहत मिल रही है कि हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। हम बहुत खुश हैं। बहुत से माँ बाप अभी भी परेशान हैं क्योंकि उनके बच्चे फंसे हुए हैं।
हल्द्वानी में सेंट्रल बैंक की मार्केट ब्रांच में कल शाम अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाली के फैसले के बाद उत्तराखंड के भी 80,000 कर्मचारियों में उम्मीद जगी है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारी संगठनों ने राजस्थान सरकार के फैसले को उत्साहजनक बताया। उत्तराखंड सरकार को भी इसे तत्काल लागू करने की मांग की। 2004 के बाद से नियुक्त कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार का विषय न कि केंद्र सरकार का विषय है, जिसका उदाहरण है कि राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है और हम अब ये मांग कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार से, राजस्थान सरकार की भांति उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। टिहरी के उणेश्वर महादेव मंदिर में डोली नचाने के दौरान जमीन पर एक युवक अचानक गिर गया, जिसे आनन फानन में टोंड अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर उणेश्वर महादेव मंदिर में मेला चल रहा था। वो डोली घुमा रहे थे और फिर अचानक गिर गए और बाद में डॉक्टरों ने उन्हें जो है, देखिए तस्वीरें सामने आई जो हम आपको दिखा रहे हैं, मृत घोषित कर दिया। महाशिवरात्रि के बाद अब होली नजदीक है और पहाड़ों में बैठकी होली शुरू हो गई है। गढ़वाल में श्रीनगर गढ़वाल से बैठकी होलियों का दौर शुरू हो गया है। शेलनेट और हिमालय साहित्य एवं कला परिषद ने बैठकी होली का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न राग रागणियों पर आधारित होली गीतों का वाद्य यंत्रों की धुन पर गायन हुआ। इस अवसर पर नगर के प्रसिद्ध होलियार और होली गीतों के जानकार रहे लोगों को भी याद किया गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।